मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर यहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पर होती हैं। मतलब आपकी जिद ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। इसी क्रम में आप निरंतर अपने प्रयास को और जारी रखें, साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ें। यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। और इस सेशन में सिर्फ आपको इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इस सेशन की शुरुआत करें और देखें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला दिया गया है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो विकल्प दिया गया है, पहला 15 नवंबर, दूसरा 12 नवंबर, तीसरा 16 नवंबर और चौथा जो दिया गया है 19 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इसी दिन को आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि आपको याद रखना है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व शौचालय दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया, तो 2013 से प्रारंभ किया गया है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाना। अगर हम यही बात करें कि 2022 की थीम क्या है, तो अदृश्य को दृश्यमान बनाना जो है 2022 के विश्व शौचालय दिवस की थीम है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक मार्च में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 2022 की जो जल दिवस है इसकी थीम भी क्या है? अदृश्य भूजल को दृश्यमान बनाना जो है इसका थीम है। अब अन्य विकल्पों के रूप में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको यहां ध्यान रखना है कि 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस याद रखना है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, साथ ही साथ झारखंड अपना स्थापना दिवस के रूप में भी मनाता है। अगर हम बात करें 12 नवंबर की, तो आपको याद रखना है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। और निमोनिया जो है ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। साथ ही साथ मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप इसे श्वसन तंत्र कह सकते हैं, श्वसन तंत्र, या आप फेफड़े को ये प्रभावित करता है। कौन? निमोनिया जो नामक बीमारी है ये प्रभावित करता है। इसी क्रम में आपको 11 नवंबर याद रखना है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इनकी जयंती होती है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 16 नवंबर की बात कर ली जाए तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्या? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप यहां एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एसडीजी इंडेक्स कितने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे एसडीजी इंडेक्स 17 है और इनका कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छता और स्वच्छ जल किस इंडेक्स में वर्णित है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 में स्वच्छता और स्वच्छ जल की बात कही गई है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख ले। अगला आपका महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसे भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यहां देखिए पहला दिया गया दिलीप टर्की, दूसरा अरुण गोयल, तीसरा ऋतुराज अवस्थी, चौथा राजेश वर्मा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। अरुण गोयल जी को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां से भारत के चुनाव आयोग से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको अगर हम रिकॉल कर लेते हैं तो यकीन मानिए जब भी चुनाव आयोग से प्रश्न बनेगा तो आपका गलत होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत
भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था और प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो यहां पर आपका आंसर होने वाला है सुकुमार सेन। कई बार परीक्षा में पूछा गया है सुकुमार सेन। अगर महिला के रूप में पूछा जाए तो बीएस रमा देवी पहली चुनाव आयुक्त थी महिला के रूप में। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन है? तो राजीव कुमार जी जो हैं, ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हैं और हाल ही में इन्हें अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। किस देश में? तो आप याद रखेंगे नेपाल देश के लिए इनको अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तो आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग की जो सदस्य मेंबर हैं, ये कितने सदस्यों की कमेटी होती है? तो आपको याद रखना है एक मुख्य चुनाव आयुक्त, साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त, साथ ही साथ दो सहायक चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है। और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। हाल ही में चर्चा में रहे हैं अनूप कुमार पांडे। कौन? अनूप कुमार पांडे। इन्हें भी चुनाव आयुक्त में शामिल किया। चुनाव आयोग के जो पैनल है 3 सदस्यीय टीम है, इसमें शामिल किया गया है। और नवीनतम जो शामिल किए गए हैं ये कौन है? अरुण गोयल जी को शामिल किया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयुक्त के सदस्यों के रूप में सहायक के रूप में अनूप कुमार पांडे जी हैं और अरुण गोयल जी हैं, जिनका हाल ही में नियुक्ति किया गया है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग किस भाग में वर्णित है, तो भाग 15 में। और अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो 324 से 329 तक जो है ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कही गई है। अगर हम बात करें यहीं कि मतदान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 326। कौन सा? अनुच्छेद 326 में वर्णित है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है ये 21 से 18 वर्ष घटाकर किया गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में जो है या 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगर हम बात कर ले यहां अगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, तो आपको जरूर यहीं से याद रखना है कि मतदान जो है मतदान करने का अधिकार, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार सबसे पहले विश्व में किस देश के द्वारा दिया गया था, तो न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड देश के द्वारा दिया गया था। और आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन जो है इसकी राजधानी के रूप में है। यहां पिक्चर किसका दिखाया गया है आपको ध्यान रखना है, ये राजीव कुमार जी हैं। आप ध्यान रखेंगे कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का पूछा जा रहा है तो राजीव कुमार जी होंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है सहायक चुनाव आयुक्त के रूप में और पैनल के 2 अन्य सदस्यों के बारे में, तो आप याद रखेंगे पहले सदस्य के रूप में अनूप कुमार पांडे जी को और दूसरा जिनका हाल ही में नियुक्ति हुआ है अरुण गोयल जी हैं। अगर हम बात करें दिलीप टर्की जी की, तो आपको याद रखना है भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में बात की जाए तो डॉक्टर तैयब को नियुक्त किया गया है, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। अगर हम बात करें ऋतुराज अवस्थी की, तो आपको भूलना नहीं है भारत के 22वें विधि आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है? ये ऋतुराज अवस्थी हैं। और राजेश वर्मा जी के बारे में याद रखना है, राष्ट्रपति महोदया के विशेष सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो मतदान मतलब आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित हो या आपके अन्य से संबंधित हो। यही एक प्रश्न और भी याद रख लीजिए, तो आपको यह ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछा जाता है
कि राज्यों में पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा संपन्न होता है, तो यह ध्यान रखना है, यहां पर चुनाव आयोग का योगदान नहीं होता है, यहां राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 243 का ए में 243 का के, इस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, जो कि पंचायतों में चुनाव का व्यवस्था करता है। और यहां मुख्य चुनाव जो आपका है निर्वाचन आयोग जो भारत में है, यह भारत के राष्ट्रपति से लेकर विधानसभा की चुनावों को कंडक्ट करता है या कराता है। केवल एकमात्र चुनाव जो राज्य का है, पंचायतों का चुनाव जो है, यह मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा या भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं कराया जाता। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य में अमर सरकार नामक पोर्टल प्रारंभ किया गया। देखिए पहला दिया गया है मेघालय, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, त्रिपुरा। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो इसकी राजधानी क्या है, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर मानेक साहा जी जो हैं, ये यहां के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि ये अमर सरकार का उद्देश्य क्या है, अमर सरकार नामक जो पोर्टल है, ये सरकार और जनता के बीच में सेतु का कार्य करने वाली है। मतलब यहां से जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका मॉनिटरिंग किसके द्वारा किया जाएगा, तो अमर सरकार नामक पोर्टल के द्वारा किया जाना है। अब इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है त्रिपुरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे एक फेस्टिवल है खर्ची महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो यह त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। कौन सा, खर्ची महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, त्रिपुरा में किया जाता है। अगर हम बात करें यहीं एक जनजाति है ब्रू जनजाति, चर्चा में खूब रही है, ब्रू जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो त्रिपुरा राज्य से है। और अगले प्रश्न के रूप में एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है जीरो लाइन किस राज्य में है और किसके साथ साझा करता है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की रेखा या विभाजक रेखा कौन सी है, तो जीरो लाइन है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, या बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारत का राज्य कौन सा है, तो एकमात्र राज्य जो है 3 तरफ से घिरा हुआ ये त्रिपुरा है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आपको याद रखना है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। कहां, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यहां स्थापित किया गया है। इसका नाम है डोनी पोली हवाई अड्डा, जो कि सूर्य और चंद्रमा को अंकित करता है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में असम की बात कर ले, तो हाल ही में बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया है। किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो ये असम राज्य में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि या किसानों की आय जो है इसको दुगना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब एक प्रश्न कई बार पूछा गया कि किसानों की आय दुगना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अशोक दलवई समिति जो है मित्रों, यह किसानों की आय दुगना करने से संबंधित है। इसी क्रम में मेघालय याद रखना है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। और वांगला महोत्सव हाल ही में कहां आयोजित किया गया था, तो वांगला महोत्सव का आयोजन भी यहां मेघालय राज्य में किया गया। और यह फसल की कटाई से संबंधित है या नई फसल की कटाई से संबंधित है, और इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यकीन मानिए जब भी आपका परीक्षा होगा, यहां से स्टैटिक जीके के रूप में और यहां से बनने वाले दैनिक समसामयिकी के प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। इसी कारण आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप जरूर नोट डाउन करें और इसको रिवाइज करते रहें। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत की
की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए यहां पहला दिया गया है हैदराबाद, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई, चौथा नोएडा। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग, अब ये हैदराबाद में किया जाएगा। देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाया भी गया है, फार्मूला हाइब्रिड स्ट्रीट सर्किट ऑन बोर्ड, यहां जो किया जाएगा ये हैदराबाद में किया जाना है। अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। यहीं से आपको याद रखना है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 ईस्वी में। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि भारत का नवीनतम गठित राज्य कौन सा है? तो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य के रूप में गठित होने वाला राज्य कौन था? तेलंगाना था। और ये किससे अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। यहीं से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस शहर को दोबारा चुना गया है? तो सबसे पहले 2019 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया था, लेकिन 2022 में पुनः 2 शहरों को, एक हैदराबाद दूसरा मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें हाल ही में विश्व ग्रीन सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका भी आंसर जो हमारा है मित्रों, या हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद को ग्रीन सिटी वर्ल्ड के रूप में इसे चुना गया है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है मोस्ट जीआई पॉपुलर किस व्यंजन को दिया गया है मोस्ट जीआई पॉपुलर का टैग? तो आपको याद रखना है हैदराबादी हलीम। हैदराबादी जो हलीम है ये नॉनवेज का डिश है, इसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि हैदराबाद से संबंधित है। अगर हम बात कर ले चेन्नई की, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण शहर के रूप में है और खूब चर्चा में रहा है। तो आपको याद रखना है चेन्नई जो है ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो दक्षिण कावेरी को 17वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। अगर हम बात करें यहां तमिलनाडु की, तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। अगर बात की जाए लॉरिस सिलेंडर की, पहला लॉरिस सिलेंडर अभयारण्य कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है। और अगर आपसे बात की जाए कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था, जिसका शुभंकर तुंबी था, तो इसका भी आंसर क्या होगा? चेन्नई होगा, आपको याद रखना है। इसी परिप्रेक्ष्य में नोएडा से एक प्रश्न याद रखना है। हाल ही में नोएडा में अंतरराष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह भी नोएडा में बनाए जाने की घोषणा की गई है। और आपको याद रखना है जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो यह नोएडा से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ किया है? अब यहां देखिए दिया गया है यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसके बारे में हमारा पहला विकल्प दिया गया है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। जो यहां हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर 20 सही होगा, ब्रिटेन के साथ भारत ने सबसे पहली बार यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ किया है। अब यहां यह जाने कि यंग प्रोफेशनल स्कीम है क्या? तो यहां पर इनके द्वारा जो
समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है, इसमें भारत के प्रतिवर्ष 3000 जो युवा हैं ये रोजगार के लिए 2 वर्षों के लिए ब्रिटेन भेजे जाएंगे। कहां भेजे जाएंगे? ब्रिटेन भेजे जाएंगे। और यहां 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए इनको किसी कंपनी या इनके अनुसार जो इनका व्यवस्था क्रम है, उस व्यवस्था क्रम के अनुसार इनको 2 वर्ष के लिए वहां पर क्या दी जाएगी? व्यवसाय से जोड़ा जाएगा या नौकरी से उनको जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो हाल ही में ब्रिटेन खूब चर्चा में रहा है। अगर हम बात करें चाहे वो एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से आपको याद रखना है कि हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया और इसके कारण साथ ही साथ यहां के तीसरे सम्राट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को नया सम्राट के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही साथ महिला प्रधानमंत्री मतलब तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में लीज ट्रेस ने शपथ ग्रहण किया था और अपने शपथ के 45 दिन के अंतराल में ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सबसे कम कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री के रूप में बनी है कौन? लीज ट्रेस। और यहां पर आपको ध्यान रखना है नए प्रधानमंत्री के रूप में 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक। कौन? ऋषि सुनक जो हैं इन्होंने शपथ लिया है। आपको ध्यान रखना, ऋषि सुनक जो हैं इन्होंने शपथ लिया है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है सुएला ब्रेबरमैन ये गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। कहां की? ब्रिटेन की। और आपको याद रखना है इन्हीं को एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। वेंकी राधा कृष्णन जिन्हें ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहां का पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन का है। और इनके द्वारा राइबोसोम की संरचना का खोज भी किया गया था और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, यह भी याद रखना है। इनको नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में प्रदान किया गया है। साथ ही साथ एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की भी उपाधि इनको प्रदान की गई थी, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि G20 देशों की बैठक जो कि कहां आयोजित की जा रही है? बाली में आयोजित की जा रही थी। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, इनसे जो वार्तालाप हुआ है इसी दौरान यह जो समझौता ज्ञापन है हस्ताक्षर किया गया है। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से भी दिया गया है। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है ये ऋषि सुनक साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहां देखिए पहला दिया गया है तिब्बती दलाई लामा, दूसरा जेलेंस्की, तीसरा एंजेला मार्केल, चौथा युंग टिंग। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा। तिब्बती दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें यहां दलाई लामा की, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में इनको लद्दाख राज्य के द्वारा यहां का भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक इनकी प्रसिद्ध बुक है ये लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये किसकी प्रसिद्ध बुक है? तो आपको याद रखना है ये लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है ये बुक है दलाई लामा की। साथ ही साथ यहां देखिए नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की है। साथ ही साथ आपको गांधी जी से भी याद रखना है। गांधी जी का इनका तमाम सारी महत्वपूर्ण बुकें हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है, साथ ही साथ हरिजन है, नवजीवन है, यंग इंडिया है। ये सारे जो स्वराज हिंदिया है, ये सारे जो बुक हैं ये महात्मा गांधी जी द्वारा संबंधित हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जेलेंस्की ये यूक्रेन के वर्तमान
वर्तमान में कौन है, राष्ट्रपति हैं। और आपको याद रखना है इनको लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया। इसी क्रम में आपको याद रखना है सखारोव पुरस्कार, सखारोव जो शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है सखारोव पुरस्कार कहां या किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो यूक्रेन की जनता को सखारोव पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा भी की गई है। इसी क्रम में एंजेला मार्केल से अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 या नानसेन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मार्केल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्ज जो है वर्तमान में जर्मनी के चांसलर के रूप में हैं। अगर हम बात करें युंगटिंग की तो आप ध्यान रखेंगे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार या गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, किसे दिया गया है, तो युंगटिंग को दिया गया है। जबकि अगर रामानुजन पुरस्कार पूछ लिया जाए आपसे तो आप भूलिएगा नहीं, डॉक्टर नीना गुप्ता, कौन है, डॉक्टर नीना गुप्ता जो है इनको दिया गया है। इसी क्रम में बात हो रही थी शांति की, तो आपको ध्यान रखना है 2022 की शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे दो क्या है, इसमें दो संस्थान है। कौन, दो संस्थान है। एक का नाम क्या है, मेमोरियल है, ये मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। कहां का संस्थान है, ये रूस का संस्थान है। अगर बात करें दूसरे का तो लिबर्टी जो है ये संस्थान कहां का है, ये यूक्रेन का है, ये भी मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली संस्था के रूप में है। दो संस्थाओं को साथ ही साथ एलिस जो है इनका संबंध जो है ये बेलारूस से है। इनको 2022 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। यकीन मानिए जब भी आपकी परीक्षा होगी यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे और आप जब भी ये प्रश्न को देखेंगे तो आपका प्रश्न, इसका आंसर जो सही होना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ आप जरूर नोट डाउन बनाएं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है। देखिए विकल्प दिया गया है कर्नाटक, दूसरा दिया गया तेलंगाना, तीसरा दिया गया केरल, चौथा दिया गया उड़ीसा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, बाली यात्रा का संबंध जो है यह कहां से है, उड़ीसा से है। कहां से है, उड़ीसा से है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो राजधानी है ये भुवनेश्वर, कहां है, भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी सरकार के नाम से उड़ीसा के तट को जाना जाता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें बाली की, तो हम लोग अगर याद कर पा रहे हो मित्रों तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा कि इस दौरान जो है G20 देशों की बैठक कहां आयोजित किया जा रहा है, तो इंडोनेशिया के बाली शहर में, कहां, बाली शहर में आयोजन किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यह संबंध जो है ये बाली इंडोनेशिया से है, साथ ही साथ उड़ीसा राज्य से है। यहां पर एक गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बना है। बच्चों के द्वारा 20,000 कागज के नाव को बनाकर प्रवाहित किया गया है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो सामरिक दृष्टिकोण से व्यवहार जो है या व्यापारिक दृष्टिकोण है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में हम बात करें G20 देशों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 2021 की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो इटली में बुलाई गई थी। कहां बुलाई गई थी, इटली में बुलाई गई थी। 2022 की कहां बुलाई जा रही है,
तो ये इंडोनेशिया में बुलाई जा रही है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 2023 कहां कहां प्रस्तावित है, तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रस्तावित है और इसके शेरपा भी नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में इंडोनेशिया से अगर संबंधित जानकारी के रूप में देखें तो द्वीपों का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इंडोनेशिया देश को द्वीपों के देश के नाम से जाना जाता है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो जो हैं यहां के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो G20 देश है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको याद रखना है 19 देश शामिल हैं और साथ ही साथ एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। अब यहां यूरोपीय यूनियन से आप ध्यान रखेंगे कि यूरोपीय यूनियन में देशों की संख्या कितनी है? 27 है। और यूरोपीय यूनियन की राजधानी क्या है? तो मुख्यालय क्या है? तो आप याद रखेंगे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है वह यूरोपियन यूनियन की मुख्यालय के रूप में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक को आपको ध्यान रखना है यहां के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं। कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं। और आपको याद रखना है तेलंगाना से, तो आप जरूर याद रखें तेलंगाना के बारे में भी बातचीत हो चुका है। तेलंगाना के जो राजधानी है ये क्या है? हैदराबाद है। साथ ही साथ आपको केरल से याद रखना है, केरल की राजधानी जो है ये त्रिवेंद्रपुरम है। और आपको याद रखना है भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो ये केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें ओटीटी फार्म वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ओटीटी फार्म की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। और केरल से ही आपको याद रखना है मोपला विद्रोह। क्या याद रखना है? मोपला विद्रोह के बारे में कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था और यह मुसलमानों के द्वारा प्रेरित था, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह काफी चर्चा में भी रहा है। भारत के ओलंपिक संघ के द्वारा एथलीट आयोग का गठन किया गया है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पहला दिया गया है पीवी सिंधु, दूसरा अचंता शरद कमल और तीसरा दिया गया मीराबाई चानू, चौथा दिया गया है मैरी कॉम। इन्हें एमएस मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें सही विकल्प की तो मैरी कॉम जी को अब भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैरी कॉम जी को एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आपको उपाध्यक्ष भी याद रखना है। उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और खूब चर्चा में बने हुए हैं। यहां से प्रश्न बनने की संभावना भी प्रबल है। अगर हम बात करें यहां पर मैरी कॉम की, तो इनका संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। कहां से है? बॉक्सिंग से है। साथ ही साथ भारत के लिए सर्वाधिक गोल्ड बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी के द्वारा प्राप्त किया गया है? तो एमएस मैरी कॉम के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो शरद कमल। कौन है? शरद कमल हैं, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में कॉमनवेल्थ गेम नहीं भूलना है आपको। कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लें तो यह संस्करण कौन सा था? 22वां था। इसका आयोजन कहां किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। और इस गेम में भारत के लिए सर्वाधिक गोल्ड पदक किसने जीता है? तो शरद कमल ने जीता है। 3 पदक जीता है। और इनका खेल क्या है? तो टेबल टेनिस जो है यह शरद कमल का खेल है, आपको याद रखना है। और एथलीट आयोग में हाल ही में घोषणा किया गया है, कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो 10 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें पीवी सिंधु, शरद कमल, मीराबाई चानू, साथ ही साथ गागंग नारंग और भवानी देवी और अन्य तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में पीवी सिंधु से भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि सिल्वर गर्ल के
नाम से किसे जाना जाता है? तो पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सैयद मोदी ट्रॉफी की विजेता कौन रही 2022 की? तो पीवी सिंधु रही हैं। साथ ही साथ पूछा जाता है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। इसी क्रम में मीराबाई चानू जी से आपको याद रखना है बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आईसीसी स्पोर्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वहां पर आपका आंसर स्मृति मंधाना होगा, आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। तो यहां दिया गया है हाल ही में इंडियन फिल्में पर्सनालिटी अवार्ड ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पहले देखिए चिरंजीवी कोनिडेला है, दूसरा आपका अमिताभ बच्चन है, तीसरा पुनीत राजकुमार है और चौथा जो दिया गया है रजनीकांत है। अब यहां जो हमारा सही जो आंसर है इसका सही विकल्प हमारा जो होगा ये विकल्प नंबर ये सही होगा। इंडियन फिल्म के द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चिरंजीवी को नियुक्त किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। और ये 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्रम भी याद रखेंगे, कौन सा क्रम है? 53वां है। और पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चिरंजीवी को नियुक्त किया गया है। ये साउथ फिल्म के एक्टर हैं, साथ ही साथ इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है और निर्माता साथ ही साथ आपको एक्टर के रूप में, निर्माता और एक्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जी के बारे में, तो आपको याद रखना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया जा चुका है। रजनीकांत जी को, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2020 का किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है आशा पारेख। कौन है? आशा पारेख जी हैं, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार, इसकी भी घोषणा हाल ही में किया गया है और ये 2020 के लिए ही किया गया है। तो आप याद रखेंगे बेस्ट अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह, कौन है? रणवीर सिंह है। और अभिनेत्री की बात की जाए तो कीर्ति सेनन, कौन है? कीर्ति सेनन है, इनकी फिल्म का नाम है मिमी और रणवीर सिंह की फिल्म का नाम है 83। आपको भूलना नहीं है 68वां राष्ट्रीय फिल्म, ध्यान रखिएगा 67वां फिल्म फेयर की बात की जाए और 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात की जाए, दोनों 2020 के लिए दिया गया है। इसमें बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो आप याद रखेंगे अजय देवगन, साथ ही साथ सूर्या को या संयुक्त रूप से दिया गया है। और अजय देवगन की तानाजी अनसांग वॉरियर के लिए और सूर्या की सोरूरू पुट्री के लिए दिया गया है। इसी क्रम में अभिनेत्री के रूप में अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इसी क्रम में आपको याद रखना है 94वां ऑस्कर जो कि कहां आयोजित किया गया था? यूएसए के लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। और बेस्ट फिल्म कौन रहा? कोडा जो है ये बेस्ट फिल्म के रूप में रहा है। आपको ये सारे प्रश्न जरूर याद रखने हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र का स्थापना किया गया। अब देखिए कहां स्थापना किया गया पूछा जा रहा है। तो पहला दिया गया सिलचर, दूसरा दिया गया दिसपुर, तीसरा दिया गया शिलांग, चौथा दिया गया है ईटानगर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा सिलचर। सबसे पहले ये जाने कि सिलचर किस राज्य का शहर है? तो ये असम
राज्य का शहर है। कहां का? असम राज्य का शहर है। और आपको याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। और असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करें या पुराना नाम असम का क्या था? तो कामरूप था। अगर हम बात करें कि जो आपका पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र है यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आयुष मंत्रालय के अधीन आता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो सर्वानंद सोनेवाल जी जो हैं ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। साथ ही साथ जल मार्ग जहाजरानी केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये सर्वानंद सोनेवाल जी हैं। इसी क्रम में पूछा जाता है आयुष का फुल फॉर्म। तो आयुष में आप ए से आयुर्वेद है, वाई से यहां योग है, साथ ही साथ यू से यहां यूनानी है, और यश से यहां सिद्धि क्या है? सिद्धि है। और यच से यहां होम्योपैथी है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप याद रखें कि योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें योग दिवस प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार 2014 से इसे घोषणा किया गया और 2015 में पहली बार इसे मनाया गया था दिल्ली के, जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम कर्तव्य पथ है। इसी क्रम में अब की बार कौन सा था? 8वां था। और इसका आयोजन कहां किया गया था? मैसूर। कहां किया गया था? मैसूर में किया गया था। और इसका थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग जो है योग दिवस की थीम है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए पहली बार दुबई में विश्व होम्योपैथी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। जबकि शिलांग की बात करें तो ये मेघालय की राजधानी है। और यहीं पर चेरी ब्लॉसम नामक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। बोमडीला दर्रा, साथ ही साथ आपको याद रखना है बोमडीला दर्रा, साथ ही साथ नाम दफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में और किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकोई नेशनल पार्क नवीनतम राष्ट्रीय पार्क के रूप में है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।